वर्क फोर्स में हिंदुस्तान में महिलाओं का भागीदारी बहुत कम है, तो स्कोप बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा है। और जो बजट में फोकस दिया है, ये दिशा बहुत सही है, इंटेंशन बहुत सही है, बट इसका डिटेलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका इनकम लेवल हम किस तरीके से बढ़ाना चाह रहे हैं। तो कई एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स में पूर्व में भी इन लोग बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट हुए हैं, जहाँ पे चाहे तो फूड प्रोसेसिंग हो या डेयरिंग हो, तो वो काफी हद तक इन लोगों ने अपने हाथ में लेके बड़ा अच्छा काम किया। परंतु आप जब मॉडर्न इसमें देखो तो जैसे उन्होंने मेंशन किया था कि ड्रोन भी चलाती है, तो मॉडर्न स्किलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट काइंड ऑफ स्किलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम इसमें देखें। और ये भी पाया गया है माइक्रो फाइनेंस में कि जहाँ महिलाओं को लोन दिया, करीब करीब 99% रिफंड, मतलब रीपेमेंट हुआ है, डिफॉल्टर नहीं रही है। तो वो अपना इकोनॉमिक्स बड़े सही तरीके से संभालती है। तो इजी लोन, टाइमली लोन, समय पे लोन और स्किलिंग डिटेलिंग की बहुत जरूरत है जब हम जो इंटेंशन है उसकी तरफ हम जाना चाहते हैं। जी, हमारे साथ अविनाश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एडवाइजर नीति आयोग और चेयरमैन वाटर ऑडिट काउंसिल। पर्यावरण के लिहाज से अविनाश जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं? पर्यावरण के हिसाब से ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है, जिसमें कि क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर को बूस्ट किया है और उस तरह के सीड्स को डेवलप करेंगे जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है वो नहीं आएगा। उसके अलावा जो बहुत बड़ी जरूरत थी कि ग्रीन वॉशिंग होता था और उसके कारण से टेक्सोनोमी, एक स्टेब्लिश टेक्सोनोमी नहीं थी। किसी भी तरह के फंड्स का जो फ्लो है वो बाहर से हमारे यहाँ इसलिए नहीं आ पाता था कि हमारे यहाँ पर क्रेडेंशियल्स उस तरह के डेवलप नहीं किए थे हमने कि ये फंड ग्रीन है और ये इमिशन को रिडक्शन करेगा ये प्रोजेक्ट। अब हम टेक्सोनॉमी डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से वो फर्क पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, उसके लिए 1 करोड़ हाउसेस को सोलर पावर्ड हाउसेस करेंगे और 300 यूनिट पर हाउस मिलेगा। एक बहुत अच्छा स्टेप है। और कहीं ना कहीं जो भंडारण जिसके कारण से क्लाइमेट इम्पैक्ट होता था वो भी हम लोग कंट्रोल करना चाहेंगे, किसी तरह से स्टोरेज डेवलप करके। वो भी एक अच्छा कदम है इस बजट में। और अगर आप देखेंगे तो इरिगेशन डेवलपमेंट जो किया है, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, फ्लड कंट्रोल के लिए है, तो काफ़ी फंड्स को इन्होंने जो कि क्लाइमेट रेजिलेंस के लिए होंगे उसके लिए प्रमोट किया है इसमें। जी, हमारे साथ रवि पोखरना जी भी जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पहले इंडिया फाउंडेशन से। रवि जी नमस्कार। आप सबसे पहले तो अपने फाउंडेशन के बारे में बताएं, क्या कार्य करती है और इस बजट को आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, धन्यवाद। पहले इंडिया फाउंडेशन डॉक्टर राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के प्रमुख थे उनके द्वारा स्टार्ट की गई है, 11 साल से काम करती है। हम पॉलिसी विषय पर काम करते हैं सरकार के साथ में। जो 3-4 मुख्य विषय हैं, एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, दूसरा एक्सपोर्ट लेड मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा पब्लिक हेल्थ का एक विषय है लेड पॉइजनिंग। इन तीनों विषयों पर हम ज्यादा काम करते हैं। आप इस बजट को कैसा देखते हैं? जी, आज का बजट काफी मायनों में बहुत अच्छा बजट रहा। और अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो कुछ एरियाज जैसे थे, मतलब चूंकि ये सरकार जो तीसरी बार चुनकर आई है उनका पहला बजट था, तो अगर आप ब्रॉड ट्रेंड्स देखकर एक आइडिया लगाना चाहेंगे कि सरकार क्या सोच रही है, तो उस हिसाब से ये काफी पॉजिटिव बजट था। एक तो अगर पिछले कुछ सालों के बजट की एक अंडरलाइंग थीम कैपेक्स या इन्वेस्टमेंट पे फोकस था, तो इस वाले की सबसे बड़ा फोकस था जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, प्रोडक्टिव जॉब्स। तो वो एक सबसे बड़ी अहम बात है। उसके बाद स्पेसिफिकली अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जॉब्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया।
एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए किस तरीके से क्रेडिट स्कीम्स वगैरह लाई गई है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए किस तरह से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और बहुत इनोवेटिव आइडियाज भी इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट करने की कोशिश की। फिर वहीं पर अगर कुछ स्पेसिफिक्स पर आए तो जिस तरह से गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई, वो भी काफी सराहनीय है। और उसके बाद अगर एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखें तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है, एक फिस्कली प्रूडेंट बजट है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत हैप्पी नोट रहा इस बजट का। जो एक दो इश्यूज थे भी, जो कि क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि बजट में सारी डिटेलिंग नहीं आ पाती है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे कंफ्यूजन बना हुआ था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया अराउंड भी, आई थिंक उन्होंने जस्ट क्लैरिफाई किया। और वो क्लैरिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसकी सिंप्लीफिकेशन तो बहुत टाइम से जरूरत थी ही। तो एक ये मतलब आई थिंक दैट वाज वन प्रेसिंग पॉइंट, वो भी क्लैरिफाई किया। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड बजट। जी, यामिनी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यामिनी जी, मैं समझना चाहूँगा ख़ास तौर पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जब हम बात करते हैं कौशल विकास को लेकर, तो सरकार ने कोशिश की है कि लाखों युवाओं को उनका कौशल विकास किया जाए। साथ ही जो कौशल विकास हो वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो। ये अपने आप में कितना अहम कदम आप मानते हैं? जी देखिए, एक अच्छा कदम है। ख़ास तौर पे जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो ये उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है कि जहाँ पर जिन लोगों को लाइवलीहुड्स कमानी है और लाइवलीहुड्स के लिए सपोर्ट चाहिए, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है, चाहे वो किसी भी एरिया में है। पर साथ ही साथ ये ज़रूरी है समझना कि स्किल डेवलपमेंट एक मध्य वर्ग और एक लोअर वर्ग का सपोर्ट चैनल रहता है। अगर आपको हायर एंड जॉब्स चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप शिक्षित हों और शिक्षा के माध्यम से जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसको अप्रोच करें। कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में तो आप एक स्किल से आगे बढ़ सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ पूरे लाइफ में आगे अपने आप को प्रमोट कर सकें। तो एक लाइवलीहुड सपोर्ट करने के लिए ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो शिक्षा में कहीं पे पीछे रह जाते हैं या पूरी तरीके से अपने आप को सक्षम नहीं पाते शिक्षा प्रणाली के साथ। लेकिन यामिनी जी, जो इसमें बात कही गई है ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो कौशल विकास किया जाएगा, ताकि वो जो कंपनी है उसके लिए बेहतर हो सके, साथ ही जो जिसका कौशल विकास किया गया है उसको भी भविष्य के लिए बेहतर संभावनाएं हों। जी देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी इंडस्ट्री में जाता है या कंपनी में जाता है, उसे 1 महीने से लेकर के 1 साल तक लगता है उस स्किल को अडॉप्ट करने में, और इसके लिए इंडस्ट्री को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप आज भी अगर बैंक में लगें तो जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है। IAS जैसी कोविटेड सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, इन सभी में ट्रेनिंग होती है, और ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी को भी वो लें तो उसे ट्रेन करें। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक स्किल के साथ इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड को देखता है, तो वो आगे चल के किसी और स्किल को ले पाएगा या नहीं ले पाएगा वो नहीं पता चलता, और वो उसी स्किल के भरोसे चलता है। लाइवलीहुड देने के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी ज़रूरी है, पर इंडस्ट्री को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जो किसी भी कार्य को करने के लिए की जाती है आज भी, चाहे वो कितनी ही कोविटेड सर्विस हो या किसी भी और तरह की सर्विस हो जो एक मामूली सा काम हो, चाहे वो आपका घर का साफ करना हो या कुछ भी है। आप अगर घर में भी कोई किचन में काम करने जाएं, आपको सीखने में समय लगता है, और वो समय इंडस्ट्री को देना चाहिए। जी, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन टू अरुणा शर्मा जी। मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इज reskilling after skilling? I couldn't get your question. What after skilling? We need to reskill our skilled labor force. Reskilling, yeah. See, it is very important. Skilling is a lifelong process, because as you graduate, new technology comes forward,
there has to be a continuous skilling of the employees which are there, especially like if I divide it into different levels, starting from below. So at a very low level, what you want is suppose the physical requirement of building and doing these kind of things. Even that has technologically gone ahead. We have seen it when gas pipelines were laid. Very high level of building was required, and which was trained by them, and accordingly it was put. Similarly, if you go to the next graduate level, like which are the desk kind of jobs, it is different. And if you go to the higher level, where more and more automation is coming, AI is coming, then you have to constantly skill them. And we are people where we need 8 crores of jobs every year, new jobs we have to create. So existing jobs, and unfortunately, the technology development, AI, which is less labor intensive, is coming at a time when we have democratic dividend. Therefore, our entire focus, which in the budget they have said, has to be, because I was very happy that this is first time the economic survey admitted that 50% are not employable. So the corrective measures which the budget has flagged is to make them employable. So hand-holding by the government to skill them at different levels, at least for the initial entry, is a very good step. Now, the numbers will have to be increased because we have to get 8 crore jobs every year. Unfortunately, the numbers is huge. And that, by triggering with the PPP kind of a model, where the industry comes out, the MSME comes out, and little hand-holding from the government, I'm sure this will trigger off. But it has to be focused, minutely monitored, so that we don't go astray on this, because employment is the need and center stage for all our policies. Probably that is the reason why the finance minister was talking about technology upgradation and in the MSME sector too, ma'am. Absolutely, because if you look at the MSME sectors, they are employment generating. The big industries will expand, but not double up their employment if they double up their capacity. But MSMEs are there, which needs a lot of hand-holding, cheaper credit, hand-holding, SIDBI, what has been mentioned in the budget, coming forward to extend the loan, because SIDBI and IDBI were professionals into this process. But however, along the route, they got into a normal kind of banking. So again, bringing back the focus there is really a very welcome step, where knowledgeable credit hand-holding at the right time is provided, so these MSMEs are able to revive, and that is where the employment lies. And that employment will be created in a very, very big way. We have an example of China, that when they had democratic dividend, they went for trans-village industry. Avinash, it just created jobs everywhere at different levels. Yes, go ahead. Yes. अविनाश मिश्रा जी से फॉर्मर एडवाइज़र नीति आयोग हैं, उनसे सवाल करना चाहूँगा सर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जब आई थी तब एक क्रांतिकारी बदलाव था। अब इसके फेज़ 4 की बात हो रही है, और गांव में सड़क है तो गति है तो प्रगति है। तो ये अपने आप में कितना बदलाव लाएगी, ख़ास तौर पर अगर रूरल इंडिया की बात करें? देखिए, जब तक दो तरह की चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्योंकि वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन है। दूसरा, कनेक्टिविटी इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ आई गॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, देन आई कैन जस्ट क्विकली ट्रांसपोर्ट इट टू द प्लेसेस वेयर इट इज टू बी स्टोर्ड एंड वेयर इट इज टू बी मार्केटेड. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन इफ आई एम लिंक्ड विद द मेन स्ट्रीम. और यू सी, as you know, the cities are, or the urban centers, they are the growth model. They are the growth centers. If these growth centers should be well connected. So Prime Minister Gram Sadak Yojana, first level, it was to connect some villages. Then it has to upgrade. It has started from Bharat Nirman from 2005-6 onward. Now if you see, that way the total complete connectivity which needs to be developed all over the country, then this will be a very a good and bold step, and it is a part of the rural development. Will create the employment, will also create the employment in terms like the tourism infrastructure. If it is getting developed, then we will find the people coming from the
the surrounding villages, to work there as a guide, to work there as a cook, to work there as the cab drivers and all. So this is will create a spinning of the employment. So this is all connectivity, the development, all is very much required. Ravi ji, there was a special mention about the state of Bihar and Andhra Pradesh, the allocations I'm talking about. How do you see these allocations helping these states in coming to terms with the new capital in Andhra Pradesh and Bihar developing overall? No, actually, you see, as far as the special status part is concerned, I feel this is a question to me. It is to, for Ravi ji. Yeah. Okay. Sure. Let him go ahead. Let him go ahead. So I think the allocation done to Bihar as well as Andhra Pradesh, one needs to understand that this was a very smart allocation. It is not that a fund has been given away. Majorly, the details, more details have to come out, but broadly as it looks, government has assured some support from in terms of soft loans as well as some support from multilateral organizations, which will be extended to both the states. And we are aware that Bihar performs poorly on a number of social and economic indicators, and an idea of investing in Bihar through infrastructure is a welcome step. It must be admired. And Andhra Pradesh also, with the new dynamic CM at the helm of it, I'm sure this provision he'll do best. So it's a welcome step the allocation to both the states. At this moment, we would be thanking our three guests who have joined us online: Ravi Pokharna ji, Aruna Sharma ji, and Avinash Mishra ji. बजट को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। Hello and welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra, and joining us right now is a very special guest, Vice Chairman of Niti Aayog, Mr. Suman K. Berry. Sir, welcome to Sunset TV and thank you so much for joining us. It's my pleasure. Sir, thanks a lot. So talking about India's economic growth, over the past decade, it has been phenomenal, stupendous, from 10th largest economy to 5th largest economy, and probably we are heading towards being the 3rd largest economy. Talking about the budget, sir, how do you think it will prove to be a catalyst in our economic progress going ahead? Well, I'm very glad that you started with India's economic growth, because I think that people in India and outside India don't appreciate how sustained India's growth already has been. This is not a reason for complacency, but it's a reason for believing that this could be and should be India's takeoff moment, irrespective of what's happening in the rest of the world. Okay? I won't bore you and the audience with numbers, but the United States grows at about 2%. We have maintained 6% growth for almost 3 decades on average. And countries like China grew at 8 to 10% on their path to becoming developed economies. Now your question is obviously about the budget, which has been presented today. And I think because Niti Aayog is not particularly about tax rates and all of that, it's about thinking long term. That's certainly my interest. What I wanted to say is that Honorable PM has described this as our Amrit Kal. And he has many reasons for doing it, but what I find is aligned with the concept of Amrit Kal is that this is the era of India's so-called demographic dividend. India, given that we are the most populous country, this is important on a global scale, not just on a domestic scale, but I'll talk about the domestic because that's what the budget was largely about. Okay, so we want to maintain fast growth
what the Prime Minister has said on many occasions is that you can't get there on the basis of business as usual. And I think that people sometimes misunderstand the nature of our employment challenge. And certainly, the opposition talks of jobless growth, unemployment, all the numbers that are coming out of government, out of the official agencies, government agencies, suggest that's not been the case. There has been healthy employment, there's been healthy employment in agriculture, there has been healthy employment even in manufacturing. However, what our youth in particular want is better jobs, higher paying jobs. And the only way of getting higher paying jobs is to increase what economists call productivity. Okay? And so I see the core of this budget as, or the, if you like, the integrating dimension of this budget is how do we get on a productivity bandwagon given our demographic dividend. So if that's the problem, the question is what are the proposals, what are the solutions? And I think the way to structure it is partly to think of the supply of workers, supply of labor, and then how to increase the demand. And that's addressed on, both sides are addressed in the budget. But what is most visible, because it's novel, it's new, it's bold, it's courageous, is what is proposed on the supply of labor. Now, I talked about productivity. I have to introduce another technical term, which is that economists talk of employment in the informal sector and employment in the formal sector. What we know is that it is formal sector employment which has been stuttering, as it were, and yet we also know that the way to raise productivity is on the job, in contract, informal contract, because that's how employers invest in their labor force. So I want, your audience to appreciate that what this budget is attempting to do is kickstart the transition of first-time employees into the formal sector, but they can't do that given their existing skill levels, and they can't, and you would have, I saw the story in the newspapers that Larsen and Toubro said that they had jobs for 45,000 engineers that they could not fill. Meanwhile, you've got people queuing up for government jobs. So, these problems were not created in a day, Kriti. They won't be solved in a day. But I would say that this budget is breaking new grounds to try and propel us against a strong economy into a new space. And that new space is largely about first-time employment, but also women. We're talking about getting women into the labor force through creches, through partnerships with the private sector. So this is about getting India's labor force, as it's growing, into higher productivity, formal employment. Okay, you can prepare people, but that's no point if there are no jobs. And so I think the budget has a number of proposals to also improve what I might call the demand side. A lot of this, one of the things that one gets out of the research is that Indian firms have up till now
been very shy of taking on labor. Now, people say it was because labor laws, labor codes, whatever, and as you know, this government earlier has put out model codes, but it's up to the individual states to implement them, but that will probably happen. So they've done stuff on the legislative side, but they are providing all kinds of incentives for what economists call labor-intensive employment to the firms. If I could just draw an analogy with something Niti Aayog was associated with, which is the product-linked incentive schemes. Okay, now that was a gamble. The gamble was that we weren't getting what we wanted through business as usual. Putting in, as it were, performance-linked subsidies was a way of advertising that you were serious. And as you know, the most successful of those has been in mobiles, which has attracted Apple here. So I would conceptually say that what this budget is trying to do is give the same kickstart to, as it were, the shift of labor from the informal sector to formal employment, and in a sense persuade our private sector, not just corporate, also MSMEs, that it is in their interest to hire the labor that is now on the market because it's got better skills. Well, absolutely, sir. And since we were talking about competitive economic growth rates, sir, the downside risk to our growth, of course, is in the global context. There are global headwinds, there are global uncertainties. How hedged are we against these? And how will our budget further pave way for greater economic growth? I think our biggest hedge is our scale. And, I don't, well, firstly, as you rightly said at the beginning of the interview, we are poised to be the third largest economy. But that's not the only point. The point is that while I am a great believer in the need to be globally competitive, the fact of the matter is that we are the process of internal integration, Kriti, is still incomplete. Okay? So the reason we went for GST, the reason we are putting in all this infrastructure, transport infrastructure, railways, highways, etc., is so that we can become a more integrated labor and goods market. And, the fundamentals of economics are that there are two important drivers of economic growth. One is technology, which, can be good for you, bad for you. The other is what economists call the gains from trade, specialization. And so India still has a lot of bandwidth or space by integrating the domestic market. And I think that is our more important hedge, which is that our scale. Now, linked up to that, though, is a challenge, and that challenge is that as we become, even if we remain, as open to trade, no more than today, when we are twice the size of our present economy, we will be occupying a larger part of global trade, global investment. We are already a large part of global labor flows, and people will then want reciprocal action. They will say, you want access to us, you want your people to come to us, etc. You open up as well. I don't think that that's terrible, but I think we have to be sure we go down the path of remaining competitiveness even while catering to the domestic market.
Point well taken, sir. A very pertinent point mentioned by you. But you talked about investment. Sir, angel tax was considered a pet noir of startups. Sir, after abolishing angel tax, what kind of impact do you foresee on our startup ecosystem particularly, and of course, our other sectors open for investment? Look, I think this is as much about substance and as signaling. I mean, the angel tax has been controversial since it was introduced. I think both in finance and in startups, the signal that is sought to be sent is that don't flee to Singapore, don't flee to Dubai. We are committed to, as it were, making this a more congenial environment for startups. Now, you know, it is the case that lifestyle-wise, you may prefer to be in Singapore, you may prefer to be in Dubai, but people are, you know, in any case repatriating for all kinds of reasons, emotional reasons and all of that. I would also say that in some ways the, you know, the tax system can also be something of a discouragement or a deterrent. And I'm very pleased that the commitment has been made to do a full review of our direct tax code, you know, because I think what this budget says very clearly is it is the private sector that will generate jobs, it is the private sector that will generate productivity. We need to encourage the private sector. There are many things the private sector could be doing more of, and research and development is one of those. But that the old attitude of the MYBAP government, that it's the government's role to provide jobs, the government's role to provide, if you like, risk protection, I think we are now affluent enough that we should equip people to, with safety nets like the you know, the health insurance scheme and even the food rations, etc., equip people to make their own choices. But I would say, going back to my theme about integrating the market, that it is very important for us to have a vibrant employment market, because I think one of the very damaging, potentially damaging moves for our aspiration to fast growth is if states start to say that employment here is only for, you know, those who are born or who, yeah, adopt well and who speak our language, etc. That fragmentation of India would be disastrous, and you know, I'm sure that the Supreme Court will protect us, but what will protect us most is an extremely vibrant job scene or employment scene, and I think it is that recognition in Prime Minister Modi's third term that really makes this an important historic moment. Well, absolutely, sir. And before I wrap up this conversation, while there were tax incentives, there were fiscal incentives. The fiscal target was lowered to 4.9%. Clearly, fiscal prudence for this government is non-negotiable. Your closing thoughts on that? It's all consistent with the underlying strategy. You want the private sector to play a bigger role, even in nuclear power, which was the holy cow up till now, that was announced. So then you've got to give them the, the financing means to do so. You can't do that if the government is sucking up all the savings in the economy. And so the only way, I mean, there's also a question of, having more money, paying less in interest and all of that. But fundamentally, if you want the private sector to invest more, then
the government has to borrow less, and you can only do that with and also another important way in which this can generate dividends is that if there's credibility, and I think there is, it could improve our credit rating, and then that helps the private sector enormously as well. Yeah. Absolutely, sir. What a pleasure talking to you. Thank you so much for sharing your perspective with Sunset TV. Okay, fine, good. Always a pleasure. Thank you so much. With camera person DK Pandey and camera assistant Sandeep, I'm Kruti Mishra signing off for Sunset Television. Yamini ji, we saw Suman Berry talking about the budget prospects and all. There were 9 budgetary points that the priorities that the finance minister talked about, and how do you see those priorities leading to Viksit Bharat in 2047? What are the roles that those priorities going to play in the development of India? I think when you speak of the priorities that have been mentioned in the budget, they are very well thought out and well laid out. Every priority identifies does put in a very strong foundation for India. But what is happening here is that it is still, when the priorities were structured, they and the entire allocations were structured, they were still towards a market driven systems, and it did not provision for somebody who does not have the requisite supports to deal or go in the market. So when we say about that, we usually refer that people who do not have technology support, or who do not have capital support, or who do not have the necessary backgrounds, the poor, the disadvantaged, or the people who need the support of the government, they need to be provided for. Yes, for people who are eligible and people who have the requisite capabilities, this does leverage an opportunity for them. But those who are left out, the entire prime role of any government across the world, the formation of the government is to bridge the gap between the business and the household. And it is also to ensure that the community or the social capital, as we may call it, whether it is through the PSU units, whether it is through educational institutions, whether it is through administrative supports, or in strategic investments of the community or of the country, they are fully supported by the government. And the poorest of the poor does not feel helpless that he is being not given the requisite provision to develop himself. When we say there are 80 crore people who are receiving free food, it is a good thing to do so. But can we really call ourselves Viksit with this large base of people being provided food? Should we not support livelihood structures for these 80 crore people so that we don't have to provide? I'm not saying we don't provide. We don't have to provide food for them or any other facilities. You mean to say that the schemes that the government implements, the livelihood schemes, that need more resource than providing the food packets that currently the 80 crore, more food than 80 packets crore are right now maybe the necessity, but all I'm saying is that it is necessary that the support is given to them for them to fend for themselves. They are brought to that level that they say, I don't need this support. I don't want the public distribution system to give me the ration. I will buy a ration from the market. I will not take this. I don't want the subsidy on the LPG. I can afford it myself. The provisioning of that particular structure is what is needed in the government structures to be leveraged, because the government exists for those who cannot fend for themselves. यामिनी जी, इसी सवाल पर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब हम, जैसे कि अभी सड़क की बात हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव तक सड़क पहुंची, जहां करीब घंटे से 2 घंटे का सफ़र था गांव से शहर का, वहां दूरी 15 मिनट तक आ गई।
ये ग्राम सड़क योजना का फ़ायदा है। सरकार ने बीते वर्षों में एग्रीकल्चर पर ख़ास जोर दिया है। इस बजट में भी अगर एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि उन्हें ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर रिसर्च को अगर सरकार इस तरीके से बढ़ावा दे रही है, काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है जो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित चीज़ों में सरकार ने दिया है। करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया है राजीव। 1.52 लाख जी, तो उस ऐसे में आप क्या समझती हैं, क्या हम जो हमारे गांव देहात में रहने वाले युवा हैं उन लोगों को और गांव देहात के लोगों को एम्पावर कर पाएंगे, उन्हें सशक्त कर पाएंगे अगर हम उन तक वो सुविधाएं पहुंचाते हैं जो कि शहरों में मुहैया हैं? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। क्या जो रूरल सेक्टर है उसे वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो शहर में हैं। इसमें एक जो बहुत ज़रूरी बात है समझना है कि हमारे 7 लाख गांव हैं, उसमें से कितने गांव को आपने शहर बनाया इतने 10 सालों में या इतने सालों में। आपने जब कोविड आया यहाँ से लोग गांव की तरफ पलायन किया और उन गांव वालों ने उन्हें रखा, एग्रीकल्चर ने उसे सपोर्ट किया। आपका शहर उसे सपोर्ट नहीं कर पाया। क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो उसे सपोर्ट कर पाए और उनको रख पाए? आपने ऐसे कौन से एम्प्लॉयमेंट के माध्यम सृजन किए वहाँ पर कि रूरल सेक्टर के लोगों को बाहर नहीं आकर के एम्प्लॉयमेंट ढूंढनी पड़े? एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले इतने बजट्स में बहुत सारी चीज़ें की गई, पर वो इसलिए कि फार्म लॉज ला सकें, और उसका बैकफायर हमने देखा जहाँ पे एमएसपी की रिक्वायरमेंट लोग मांग रहे हैं। फार्मर एसोसिएशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड करने के लिए और उनको एक बेहतर सुविधा देने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन या प्रीमियम प्रोडक्ट रेवोल्यूशन कहाँ तक आया? जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए यामिनी जी और हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं नीलेश शाह जी, जो कि मेंबर हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर की। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सरकार का खास फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी है। बीते सालों में अगर हम देखें, साल दर साल इंफ्रा पर जो खर्च है वो लगातार बढ़ता गया। तो हम जो इससे आने वाले सालों में, और ख़ास तौर पर अगर हम विकसित भारत की बात करें, तो आने वाले सालों में इसके क्या परिणाम दिखाई देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। अगर आपने सड़क बांधी एक गांव और शहर के बीच में, तो गांव से लोग शहर नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, मिल्क या पोल्ट्री लेके जा सकते हैं। शहर से लोग गांव में कुछ चीजें आउटसोर्स कर सकते हैं, एक्टिविटी बढ़ती है। फिर सड़क के किनारे होटल्स, रेस्टोरेंट आ जाती है, पेट्रोल पंप आ जाता है, सडनली इकोनॉमी बढ़ने लगती है। 2014 से 2024 के बीच में हमने तकरीबन उतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया भारत में जितना 2014 के पहले था। रोड डबल हो गए, पोर्ट कैपेसिटी डबल हुई, एयरपोर्ट्स डबल हुए, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन दुगने से ज़्यादा हुआ, पावर कैपेसिटी दुगने के आसपास हो गई। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया, वो आज हमारी इकोनॉमी में दिख रहा है। 10वें स्थान से हम 5वें स्थान पर पहुंचे, आगे 3रे स्थान पर पहुंच जाएंगे। दुनिया में पहले हम लो सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन करते थे इंक्रीमेंटल जीडीपी में, अब मिड सिंगल डिजिट, हाई सिंगल डिजिट करने लगे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से मल्टीप्लायर ग्रोथ इफेक्ट पैदा होती है और वह सालों साल बेनिफिट देती है। सर, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी बजट में बात की गई, उसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, जिसमें 12 इंडस्ट्रियल पार्क को देश के अलग अलग हिस्सों में खोलने की बात की गई। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनकी अपग्रेडेशन की बात की गई। ये अपने आप में एक तरफ जहां किसानों की, ग्रामीण भारत की बेहतरी की बात करता है ये बजट, इंडस्ट्रीज को भी उतना ही सपोर्ट करता दिख रहा है क्या आपको? तो एक समय था जब भारत अनाज की आयात करता था। PL 480 के तहत अमेरिका हमें जो